हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसे कि हमने केमिस्ट्री का चैप्टर पी ब्लॉक स्टार्ट किया था, तो अब हम पार्ट सेकंड करेंगे पी ब्लॉक का। तो आज हम रिएक्शन ऑफ बोरॉन फैमिली करेंगे। तो हम देखेंगे कि बोरॉन फैमिली जो है वो एसिड और एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करती है और क्या प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो बोरॉन होता है ना, बोरॉन नॉर्मल एसिड और नॉर्मल बेस के साथ कभी भी रिएक्शन शो नहीं करता है, ठीक है। अब अब ये ऐसा क्यों होता है, बोरॉन जो है नॉर्मल एसिड और नॉर्मल बेस के साथ रिएक्शन क्यों नहीं शो करता है? क्योंकि बोरॉन जो है इसका साइज़ बड़ा छोटा होता है, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। बोरॉन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बोरॉन जो है वो इकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, जिसके कारण जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट जो है ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। तो हमने कल पढ़ा था ना ये वाला कि बोरॉन के मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये थैलियम पहले आएगा, गैलियम, इंडियम, ठीक है ना। और बॉइलिंग पॉइंट ये देखो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये तो सेम ही पैटर्न होगा। यहाँ पे यह कि एल्यूमिनियम के बाद ना थैलियम होगा, फिर बाकी वैसे पैटर्न होगा, ठीक है। तो आगे है अब गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये एसिड के साथ गैलियम, इंडियम, थैलियम जो ये बेसिक नेचर शो करते हैं और ये बेसिक नेचर शो करते हैं और ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा मैं आपको ना वो दे रही हूँ कि हमने क्या पढ़ना है, और थोड़ा आपका पहले मेरा मेन ये है कि आपको चीज़ें क्लियर करूं, ताकि जब हम रिएक्शन करें तो वो आपको चीज़ बोर ना लगे। तो थोड़ा मैंने आपको आउटलाइनिंग दे दी, इसकी हाइलाइट्स दे दिया। तो अब देखो, ये एल्यूमिनियम में मैंने बोला कि एल्यूमिनियम जो है वो एसिड और बेस के साथ एसिड और बेस के साथ रिएक्ट होता है। एल्यूमिनियम क्या नेचर में एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक जो होता है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। तो इसलिए जो है एल्यूमिनियम जो है एसिड और एम्फोटेरिक होता है नेचर में, तो ये एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करता है। तो एल्यूमिनियम जो है HCl के साथ रिएक्ट करता है। अब HCl क्या है बेटा? HCl जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। आपको पता है जब भी कोई मेटल नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। अब यहाँ पे भी एल्यूमिनियम जो है वो नॉन ऑक्सीडाइज, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। तो एल्यूमिनियम जब नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड HCl से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे 60 दिया इसने एल्यूमिनियम क्लोराइड का और हाइड्रोजन गैस रिलीज की। एल्यूमिनियम जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो बेटा, यहाँ पे आपने क्रैमिंग नहीं करनी है इस चीज़ को। जैसे एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड ने रिएक्ट किया तो देखो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज रखता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये मैं बता रही हूँ आपको कि ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, इसको आपने रटना नहीं है। अब ये एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, आपको बताए। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपने हाइड्रोक्साइड लिया, OH- लिया। अब देखो ये एल्यूमिनियम का 3 OH के पास चला गया, OH का 1 इधर चला गया, तो AlOH थ्राइस बन गया, ठीक है। और जो है, अब आपको पता है एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं ना, और ये जो है एल्यूमिनियम जो है ये इसके साथ 3 बॉन्ड OH के लगे हैं, तो 3 2 6, तो इसका ऑक्टेट, इसमें ना इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसका ये हाइड्रोक्साइड ना अपने इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा, जिसके कारण इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो AlOH4 बन जाएगा और ये सोडियम यहाँ पे लग जाएगा, तो और इधर माइनस चार्ज, तो सोडियम AlOH4 और यहाँ पे माइनस चार्ज। अब यहाँ से ना वाटर रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na। अब वाटर क्या होता है, H2O, 2H2O, तो यहाँ पे 2H2O, ये 2H2O रिमूव हुआ तो बचा क्या, NaAl, और यहाँ पे O2 बचा, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट बन गया, ठीक है। अब ब्रोन के साथ भी वैसे होगा। ब्रोन जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो HCl होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एसिड, है ना। HCl नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, और जो नाइट्रिक एसिड HCl नॉन ऑक्सीडाइजिंग होता है, और नाइट्रिक एसिड जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक ये भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है, याद रखना बेटा। HCl और सल्फ्यूरिक, HCl कंसनट्रेट HCl हो गया
और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। सॉरी बेटा, ये HCl हो गया, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ठीक है। और HCl नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है जो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग गैस रिलीज करते हैं। यहाँ से NO2 गैस रिलीज हुई, यहाँ से SO2 गैस रिलीज हुई, ठीक है। और इन्होंने क्या बनाया, जब आपका ब्रोन जो है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट होता है तो H3BO3 बनता है। अब आप देखना ब्रोन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +3 होता है। तो और यहाँ पे ब्रोन के ऊपर +3 होता है और यहाँ पे क्या हुआ कि जिससे कि ये देखो, तो यहाँ पे NO2 निकल गया ना, NO2 निकल गया और बचा क्या H3BO3। तो ये अब याद, ये देखो ये जो HNO3 है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, ये ब्रोन को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को ये रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ पे देखो ये खुद को इसने रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, इसने खुद को रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पे 5 थी ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे +4 है, तो ये ठीक है। अब ब्रोन जो है जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देखो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +4 होगी, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज लगता है, 2 4 8, 8 में से 2 गया, माइनस का 8 आया, -8 + 2 6 आया, तो +6 चार्ज हो। आपको आता होगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, ठीक है ना। तो ये देखो +6 से +4 यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करता है, खुद को रिड्यूस करता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज। यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट थी तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। अब बेटा क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम जो है, हमें पता है कि हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम एसिड से रिएक्ट करता है, पता है हमें, ठीक है। लेकिन बोलते हैं एल्यूमिनियम एसिड से रिएक्ट करता है, लेकिन क्या हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं? बेटा ये ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया पर ये MCQ की फॉर्म में आया है। तो आपने बोला कि अब एल्यूमिनियम जब ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करता है, तो आपको पता है एल्यूमिनियम जब ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रिएक्ट करता है तो वो क्या देगा, कॉरेस्पॉन्डिंग गैस देगा ना। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीडाइजिंग, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ये SO2 गैस देगा, है ना। पर क्या होगा कि बेटा ये ना क्या बोलते हैं, ये रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम, ये रिएक्शन करता है, लेकिन ये ना, ये देखो ये ना, यहाँ पे मान लो ये एल्यूमिनियम का बर्तन है तो इसमें मैंने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो ये ऊपर ऊपर से रिएक्शन करेगा पर बड़े ही कम कुछ ही सेकंड के लिए रिएक्शन करेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे एल्यूमिनियम जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपने सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब जब एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देगा, एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, तो जिससे कि ये पैसिव हो जाएगा और ये फिर किसी से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे कि ये इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड रख सकते हैं, ठीक है ना। अब जब कंसनट्रेटेड नाइट्रिक या सल्फ्यूरिक जो है, जब हम एल्यूमिनियम के बर्तन में इसको रख सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम हमें पता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड के ऊपर एक्ट करता है और प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। अब आगे रिएक्शन ऑफ ब्रोन फैमिली विद हेलोजन। अब ब्रोन फैमिली जो है हेलोजन के साथ रिएक्शन करती है। ये देखो ब्रोन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है, हेलोजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो देखो ये जब इसने रिएक्शन किया, इसका 3 इसके पास चला गया, इसका 1 इसके पास चला गया, तो क्या बन गया, BX3 बन गया, ठीक है ना। तो BX3 बन गया। अब एल्यूमिनियम ने हेलोजन से रिएक्ट किया तो एल्यूमिनियम के ऊपर +3 चार्ज होता है, इसके ऊपर 1 होता है, तो इसका 1 इधर चला गया, इसका 3 इधर चला गया, AlX3। गैलियम ने हेलोजन के साथ रिएक्ट किया, GaX3। इंडियम ने हेलोजन के साथ रिएक्ट किया, इंडियम X3। अब थैलियम में आपको पता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और इसमें क्या बनेगा, थैलियम हैलाइड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हैलाइडो ब्रोन। तो देखो अब देखो जैसे जैसे बेटा आपने हैलाइडो ब्रोन, तो आपको पता है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। आपको पता है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा, वैन डर वाल्स मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स भी बढ़ेगी। तो वैन डर वाल्स फोर्स एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, तो ये सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। तो BF3 एक गैस है, BCl3 भी गैस है, BBr3 लिक्विड है और BI3 सॉलिड है। तो वैन डर वाल्स फोर्स सबसे ज़्यादा BI3 में होगी, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब आगे है तो ट्राई हैलाइड और ब्रोन जो होते हैं। अब बेटा देखो
ये BCl3 जो है ट्राईहेलाइड ऑफ ब्रोन है, BX3 जो है, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, अब ये क्या है, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्यों होता है, जैसे ये देखो ना BX3 ये है, क्योंकि इसमें ना एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, 3 बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। अब इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने हमें इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करना होगा, ठीक है, क्योंकि डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो हम बैक बॉन्डिंग करेंगे या फिर डाइमराइजेशन करेंगे। अब ये बैक बॉन्डिंग क्या है उसको समझने से पहले हम समझेंगे BF3 इसमें, ये BF3 BCl3 BBr3 BBI3। अब देखो ब्रोन सेकंड पीरियड का मेंबर है और फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग होगी और ये बहुत अच्छी है ओवरलैपिंग है। B सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का क्लोरीन, तो 2p ओवरलैपिंग होगी, ये भी कुछ हद तक ठीक है, मॉडरेट ओवरलैपिंग है। BBr3 जो है ये 2p है, ये 4p है, तो ये बेटे इसमें बड़ा ज़्यादा डिफरेंस है इनके साइज़ में, तो इसमें पोर ओवरलैपिंग होगी। और BI3 में तो इसमें तो बिल्कुल ही पोर ओवरलैपिंग होगी। अब मैंने आपको बताया कि जो ये जो BF3 है ना, जो BX3 है ट्राईहेलाइड ऑफ ब्रोन है, इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है ना, तो इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको बैक बॉन्डिंग करनी पड़ती है और डाइमराइजेशन करनी पड़ती है। अब बैक बॉन्डिंग करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, बैक बॉन्डिंग, अब जैसे यहाँ पे देखो ये है ब्रोन और ये है F3 BF3। अब बैक बॉन्डिंग के लिए कंडीशन एक होनी चाहिए, जो ये जो ब्रोन है, ये जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास बैक एंड ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है ना। और क्योंकि ये देखो ना BF3 है तो 3 2 6, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। अब ये F है ना, अब हमने फ्लोरीन का आपको पता 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 ये 2 3 2 6 2 3 2 5 2 7 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6 1 7, ठीक है ना। अब ब्रोन के पास बैक एंड ऑर्बिटल है, तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपने दो जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोन के साथ शेयर्ड करेगा, तो इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब ये फ्लोरीन जो अपने 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ब्रोन के बैक एंड ऑर्बिटल में शेयर करेगा, जिससे इसका पहले इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब 2 शेयर किए तो अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे फ्लोरीन जो है वो ब्रोन को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो बैक बॉन्डिंग जो है एल्युमिनियम ऑलाइड, तो इसमें भी ऐसे होगा, तो इसमें भी एल्युमिनियम और हैलाइड में भी ऐसे ही, देखो Al, ये यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो इस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए एल्युमिनियम हैलाइड को बैक बॉन्डिंग करनी पड़ेगी या फिर डाइमराइजेशन करनी पड़ेगी। आपको पता है कि AlF3 जो है ये कभी भी डाइमर नहीं बनाता है, AlF3 जो है सिर्फ बैक बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, ये बैक बॉन्ड ही बनाता है। और AlCl3 AlBr3 AlIa3 ये सिर्फ ये डाइमराइजेशन बनाते हैं। AlF3 कभी भी डाइमराइजेशन नहीं बनाता है, ठीक है ना, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो ये है Al, अब AlCl3 ने डाइमराइजेशन की, डाइमराइजेशन मतलब पहले AlCl3 था ना, अब ये मल्टीप्लाई किया 2 से तो बन गया Al2Cl6। अब देखो यहाँ पे ये Al है, Al2 हो गया, यहाँ पे देखो 6, ये 2 है, 2 क्लोरीन 4 हो गए, और यहाँ पे सेंटर में क्लोरीन और यहाँ सेंटर में क्लोरीन। अब हमने इसका क्या लिखना है, अब इसके पास आपको पता है AlCl3 है ना, आपको पता है एक एल्युमिनियम के पास 3 क्लोरीन है, मतलब कि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेंगे। अब आपने क्लोरीन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख देने, क्लोरीन के 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 2 6 1 7। अब क्लोरीन क्या करेगा कि ये 2 2 4 2 6 और 7 है ना, तो ये क्लोरीन क्या करेगा, ये जो 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन जो एल्युमिनियम के पास बैक एंड ऑर्बिटल होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एल्युमिनियम के बैक एंड ऑर्बिटल को दे देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए तो 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो यहाँ थोड़ा मैंने साफ करके बनाया है, ये AlCl3 AlCl3, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि अब ये वाला क्लोरीन क्या करेगा, ये क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम को दे रहा है और ये वाला क्लोरीन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम को दे रहा है, तो जिससे कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इस एल्युमिनियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इस एल्युमिनियम का भी। और देखो यहाँ पे आपको बनाना शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो डाइमराइजेशन करने से क्या हुआ कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हमें बनाना बॉन्ड भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और
अब ये देखो 3 सेंटर्ड, अब देखो ये 3 सेंटर 1 2 3, ये तीनों सेंटर में, तो हमें 3 सेंटर्ड और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखने को मिले। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे, देखो एल्यूमिनियम के 1 2 3 4 1 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। और ये एक हमें ब्रिजिंग बॉन्ड देखने को मिल रहा है। कैसा बॉन्ड देखना है, ब्रिज। अब ये ब्रिज क्या है, यहाँ पे देखते हैं, ये Al2, ये जो 4 क्लोरीन होंगे ना, ये दोनों एल्यूमिनियम और ये 4 क्लोरीन ये सेम ही प्लेन में होंगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो होगा, ये 2 क्लोरीन जो है ये ब्रिज के बाहर होंगे, ठीक है। और आप देखो एल्यूमिनियम इस क्लोरीन के साथ 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, एल्यूमिनियम इस क्लोरीन के साथ 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे एल्यूमिनियम जो इस क्लोरीन के साथ 100 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखो ये 4 क्लोरीन जो हैं और 2 एल्यूमिनियम जो है ये सेम प्लेन में ही हैं, ठीक है। और 2 ये ब्रिज क्लोरीन है, 2 ब्रिज क्लोरीन जो है वो आउट ऑफ प्लेन है, ठीक है, ये आउट ऑफ प्लेन है। ये देखो 2 ब्रिज क्लोरीन जो है ये प्लेन के बाहर है। 4 क्लोरीन और 2 एल्यूमिनियम जो है वो सेम प्लेन में है, ठीक है। अब आगे देख सकते हो आप, यहाँ पे एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम, जब एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम में ये देखो 4 बॉन्ड हो, तो 4 बॉन्ड क्लोरीन के, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये भी देखो ये 3 सेंटर्ड, ये देखो 3 सेंटर्ड है और 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर्ड और 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। अब बेटा बॉन्ड लेंथ ऑफ बॉन्ड अबव एंड बिलो प्लेन इज लॉन्गर देन प्लेन, ठीक है। अब बेटा ऐसे बॉन्ड जो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे जो आपको बॉन्ड देखने को मिले, इनकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी उन क्लोरीन से जो कि प्लेन में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड ऑफ ब्रोन फैमिली। अब आपको पता है BF3 जो है वो पार्शियल हाइड्रोलाइज ही करता है, मतलब कि ये जो है ये BF3 जो है ये जब हाइड्रोलाइज करता है तो इसके 80 मॉलिक्यूल्स ही मतलब जो हैं वो डिकम्पोज होते हैं। BCl3 BBr3 Bi3 जो है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस शो करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ देख सकते हो BCl3 है, ये वाटर है। अब ऑक्सीजन जो है, अब देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, ऑक्सीजन के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना, 2 ये हैं, 2 4 2 6, ठीक है। अब BCl3 ब्रोन के पास बैकेंड ऑर्बिटल है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बैकेंड ऑर्बिटल को देगा, ब्रोन को देगा, और इसके क्योंकि ब्रोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ब्रोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 2 से 6 है ना। अब इसको 2 मिले, इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो अब क्या बना, यहाँ पे देखो, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब ये वाटर जो है ब्रोन के ऊपर अटैच हो जाएगा OH2 की फॉर्म में। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाटर जो है वो डोनेट कर रहा है, तो डोनेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, ये वाटर जो है, ये ऑक्सीजन जो है ये ब्रोन को डोनेट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई डोनेट करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज लगता है, और जो कोई गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगता है। तो ब्रोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लग गया और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया। अब ये अनस्टेबल हो गया स्ट्रक्चर। ये अनस्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है, तो वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना, समझ गए। अब क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे Cl है, और ये देखो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे प्लस चार्ज है, अब इसका H पॉजिटिव और ये Cl, HCl हो गया रिमूव। अब HCl रिमूव हो गया ना, तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे अब 1 Cl 2 Cl, अब ये 2 Cl और यहाँ पे OH बचा, तो OH अटैच हो गया। फिर हमने वाटर डाला। अब बेटा जैसे ये बिल्कुल ही सेम स्टेप यहाँ पे फॉलो होगा, फिर वैसे होगा कि वाटर अटैक करेगा, जैसे आपको पता है, फिर वैसे ही होगा। यहाँ Cl है, यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे OH2 है, ठीक है, OH2 है। तो यहाँ पे फिर ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव फिर HCl ऐसे हो जाएगा, तो बेटा सेम होगा यहाँ पे। अब 2 H हो गए, 1 Cl हो गया, फिर यहाँ पे फिर वाटर डालना, तो BOH थ्राइस बन जाएगा। तो ये आपको पूरा मैकेनिज्म बताया कि कैसे कैसे जो है वो ब्रोन ट्राईहैलाइड जो है पार्शियल हाइड्रोलाइज, ब्रोन ट्राईहैलाइड जो है वो हाइड्रोलाइज करता है। यहाँ पे देखो हाइड्रोलाइज की BOH थ्राइस, यानी कि H3BO3 बन गया, ठीक है, और प्लस 3 HCl जो है वो रिमूव हो गए, ठीक है ना। अब जब BBr3 हाइड्रोलाइज करता है तो H3BO3 बनता है और 3HBr,
और यहाँ से जब Bi3 हाइड्रोलाइसिस करता है तो H3BO3 और 3HI, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ हलाइड ऑफ BF3। तो बेटा BF3 जो है वो पार्शियल हाइड्रोलाइज करता है, मतलब कि अगर आपके पास 100 मॉलिक्यूल्स है ना, उसमें से सिर्फ ओनली BF3 के 80 मॉलिक्यूल्स ही हाइड्रोलाइज होंगे। तो जब BF3 ने हाइड्रोलाइज किया तो हमारे पास क्या बना प्रोडक्ट, BOH थ्राइस और 3HC और HF, है ना। अब ये BOH थ्राइस किसको बोलते हैं, H3BO3 को बोलते हैं। अब बेटा क्या हुआ, अब इसके सिर्फ 80 मॉलिक्यूल ही हाइड्रोलाइज हुए, अभी 20 बचे हैं, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, H3BO3 और ये HF जो है रिएक्ट करेंगे तो और BF4 नेगेटिव और वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। समझ आ गया। तो आपको मैं ना किसी कंफ्यूजन में नहीं डालूंगी, कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ आपको ये समझाऊंगी कि BF3 ने जब पानी से रिएक्ट किया तो H3BO3 और क्या बना, H3BO3 बना और H3BO3 बना और क्या बना, HF बना। अब ये H3BO3 और ना HF बना, अब ये दोनों आपस में फिर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये H3BO3 जो है H3BO3 HF के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये H3BO3 HF के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, BF4 नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो BF3 ने हाइड्रोलाइज की, H3BO3 बना, BF4 नेगेटिव बना और H पॉजिटिव आयंस रिलीज हुआ, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे आपने यही याद रखना है कि BF3 जब पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करता है तो H3BO3 HF और BF4 माइनस प्रोडक्ट बनते हैं। बाकी जो है BCl3 BBr3 Bi3 हाइड्रोलाइज करते हैं, H3BO3 H3BO3 HCl HBr HI प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ ब्रोन्स के बारे में। तो ब्रोन के 3 कंपाउंड है, बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरेन। अब हम इनको ना 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हमने बोरेक्स का प्रिपरेशन पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोरेक्स पता किसको बोलते हैं बेटा, बोरेक्स बोलते हैं सिंदूर को बोलते हैं, ठीक है ना। सुहागा को भी, हिंदी में सुहागा भी बोलते हैं बोरेक्स को। तो बोरेक्स का फार्मूला है Na2B4O7 10 वाटर मॉलिक्यूल, Na2B4O7 10 वाटर मॉलिक्यूल। अब बेटा हम करेंगे बोरेक्स की प्रिपरेशन, तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। तो आपने मतलब एक हॉट कपल देखा होगा, वो परिणीति चोपड़ा और राघव। तो बेटा वो क्या, वो जब परिणीति चोपड़ा जो है वो सिंदूर लगाती है ना तो वो बड़ी हॉट दिखती है। तो हॉट के स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखने HAWT। H मतलब हीट, A मतलब एसिड, W मतलब वाटर, T मतलब टेम्परेचर। तो जब आप ना बोरेक्स को हीट दोगे ना, Na2B4O7 और यहाँ पे मैंने 10 वाटर नहीं लिखा, तो जब इसको आप हीट दोगे तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, तो Na2B4O7 और 10 वाटर अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना, अब हॉट का H हो गया, अब A एसिड। अब आपने क्या करना है कि Na2B4O7 में बोरेक्स, अब ये जो बोरेक्स है ना, ये Na2B4O7, इसमें आपने एसिड डालना है। तो जब आपने इसमें एसिड डाला तो क्या होगा, ये Cl और ये Na, ये NaCl आपस में रिएक्ट करेंगे और ये NaCl प्रोडक्ट बन जाएगा। और अब बचा क्या यहाँ पे, तो बचा H2B4O7, तो H2B4O7 बचा, ठीक है ना। तो H2B4O7, अब ये H2B4O7 यहाँ पे लिख देना हमने। अब हॉट का HAW, W मतलब वाटर। अब इस H2B4O7 में वाटर डालना है। तो जब हमने इसमें वाटर डाला तो देखो ये है ना, H2B4O7 में वाटर डाला तो क्या होगा, अब देखो ये B है, ठीक है, B है, और वाटर का B पॉजिटिव 3 में होता है और वाटर का हमने OH माइनस लिया, तो 3 इधर चला गया, 1 इधर चला गया, तो BOH थ्राइस बन गया। तो BOH थ्राइस बन गया। जब हमने H2B4O7 में पानी डाला तो हमारे पास H3BO3 बन गया, ठीक है। अब आगे है HAWT। अब ये H3BO3 हमारे पास आ गया। अब हमने इसको टेम्परेचर दिया, तो जब हमने टेम्परेचर दिया तो ये बोरिक ऑक्साइड यानी कि B2O3 बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आगे भी आपके बड़े काम आएंगी। तो बेटा अब मैं बार बार रिपीट करूँगी तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग चली जाएगी, फिर अपलोड करना भी टफ होता है, ठीक है। तो आपको अगर समझ नहीं आएगा बार बार सुनना, फिर आपको ईजी लगेगा ये, ठीक है। मेरे से जितना हो सके मैंने उतना इजी किया और मैं आपको उस तरह से पढ़ा रही हूँ जैसे एक नर्सरी के बच्चे को करवाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके चल रही हूँ
कि जैसे कि आपको कुछ पता नहीं है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं बड़ी ही सरल लैंग्वेज का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 टाइप के ब्रोन हमारे नेचर में पाए जाते हैं, एमरफस ब्रोन और क्रिस्टलाइन ब्रोन। एमरफस ब्रोन जो होते हैं वो पाउडर होते हैं, और क्रिस्टलाइन ब्रोन जो होते हैं वो रॉक सॉलिड, ये रॉक सॉलिड 3D स्ट्रक्चर होता है। एमरफस ब्राउन पाउडर की फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइन ब्राउन जो है वो रॉक सॉलिड 3D स्ट्रक्चर होता है। अब आप जो है एमरफस ब्राउन और क्रिस्टलाइन ब्राउन को कैसे ऑब्टेन करते हो, है ना। तो बेटा अमरफस, तो अब देखो आपने ना ये याद रखना, एमरफस ब्राउन एक पाउडर होता है, ठीक है। एमरफस ब्राउन कैसा होता है, पाउडर जैसा होता है, ठीक है ना। तो पाउडर पाउडर जो है वो महंगा हो गया। अब पाउडर जो है वो महंगा, तो आप ऐसे रखना कि एमरफस ब्राउन पाउडर है, एमरफस ब्राउन आपने बनाना है, तो एमरफस ब्राउन क्या पाउडर है, तो वो महंगा हो गया। तो आपने क्या करना कि जब आप बोरिक ऑक्साइड को मैग्नीशियम मतलब महंगा, मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको। तो बोरिक ऑक्साइड को जब आप मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे तो आपको एमरफस ब्राउन मिल जाएगा और MgO प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो एमरफस ब्राउन इस तरह से आप थोड़ा, आपको ये होता है ना, थोड़ा में हिंट हो तो हम रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शंस याद करना टफ होता है, तो आपको एग्जाम में ये खुद ही क्रैक हो जाएगा। अब क्रिस्टलाइन ब्राउन कैसे बनता है, तो बेटा इसको ही ऐसे याद रखना, क्रिस्टलाइन ब्राउन जो है वो वायर से करंट मांगता है। तो वायर कौन सी, टंगस्टन वायर। तो ये देखो अब क्रिस्टलाइन ब्राउन कैसे बनेगा, आपने ट्राईहाइलाइड लिया ब्राउन का, BbR3 लिया, आपने उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया, BbR3 को आपने हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया, और इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन वायर, तो क्या बनेगा, क्रिस्टलाइन ब्राउन करंट मांगता है, टंगस्टन वायर से करंट मांगता है, क्रिस्टलाइन ब्राउन टंगस्टन वायर से करंट मांगता है, ठीक है ना। तो आपने BbR3 को H2 से रिएक्ट करवाया, तो आपके इन द प्रेजेंस ऑफ टंगस्टन वायर, तो आपको क्रिस्टलाइन ब्राउन मिलेगा, और 3A और HBr प्रोडक्ट बनेगा। अब आगे है सेकंड कंपाउंड है आपका बोरेक्स, सॉरी यही तो हम कर रहे नहीं, हमने कौन सा किया, बोरेक्स किया। अभी बोरेक्स ही करें बेटा, बोरेक्स को सिंदूर भी बोलते हैं, सुहागा भी बोलते हैं, टिंकल भी बोलते हैं, याद रखना। एग्जामिनर जो है वो पेपर को टफ बनाने के लिए टिंकल का यूज़, तो टिंकल जो आपने सुना नहीं होगा तो याद रखना। अब इस बोरेक्स का फार्मूला Na2B4O7 10 वाटर मोलिक्यूल। बेटा एक बार क्वेश्चन आया था पेपर में, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, शायद नीट में आया था कि बोरेक्स में क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर कितने होते हैं। तो आपके टीचर ने आपको 9th 10th में बताया होगा कि आप फार्मूला ये रटा हुआ होता है आपने, तो आपने 10 वाटर देखने, तो आप आंसर 10 वाटर लिख देते हो, लेकिन ये गलत है, 8 वाटर होते हैं। क्योंकि हम ना वैसे याद करने के लिए, हमने इसको सरल बनाने के लिए हमने ये फार्मूला लिखते हैं ज़्यादा करके, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसका बोरेक्स का फार्मूला ये होता है Na2B4O5, Na2B4O5, Na2B4, यहाँ पे O5 लिख देना, है ना। अब यहाँ पे OH4 8 वाटर, Na2B4O5, फिर OH4 और 8 वाटर, समझ आ गया। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स कैसे लिखोगे आप, ये Na2, ठीक है, ये B4 यहाँ लगा दो, और यहाँ पे सेंटर में एक एक ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है, Na2B4, अब O5 है, ये 4 ऑक्सीजन हो गए, और 5वां ऑक्सीजन इधर लगा दो, ठीक है, और 8 वाटर बाहर लगा दो, और OH4 है तो यहाँ पे OH4, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे बोरेक्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो बोरेक्स में आपको पता है क्या है, बोरेक्स में आप देखते जाओ 2 ब्रोन मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये दोनों ब्रोन मॉलिक्यूल है, इनमें 3 बॉन्ड है, तो आपको पता है ना 3 बॉन्ड हो तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है ना, समझ गए, ठीक है ना। तो 2 ब्रोन है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो 2 ब्रोन मॉलिक्यूल जो हैं, ये देखो 2 ब्रोन मॉलिक्यूल जो हैं यहाँ पे, सॉरी बेटा आप यहाँ पे देखो, ये 2 ब्रोन मॉलिक्यूल है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, और ये 2 ब्रोन है, इनकी 1 2 3 4, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब बोरेक्स जो होता है, हमने देखा कि 8 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, यहाँ ये किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर। अब आपने देखा 2 ब्रोन के sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, ये 2 sp3 ब्रोन मॉलिक्यूल जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये देखो ये 2 ब्रोन जो हैं, ये देखो अब ब्रोन के पास ना इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ब्रोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन ब्रोन को देगा और इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेगा, ये भी सेम टू सेम ऐसे करेगा। तो मतलब जो 2 sp3 ब्रोन, ये sp3 ब्रोन जो है ना,
ये क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो हैं किस तरह के लिंकेज बना रहे हैं, ये देखो 5 BOB लिंकेज। अब इसका मतलब क्या है बेटा, ये भी ना एक बार आया हुआ है नीट में क्वेश्चन कि ये देखो 5 BOB लिंकेज बना रहे हैं। देखो कैसे, एक ये 1, एक ये BOB, सॉरी ये एक, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 5 BOB लिंकेज बन रही है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे है, तो ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो आगे है बोरेक्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो बोरेक्स जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो H3BO3 और NaOH बनाता है। ये आप बेटा आप कर सकते हो, मैंने आपको बताया भी है। ये देखो ये बोरेक्स है, ये B है, ये यहाँ ब्रोन का B ले लो, ये OH ले लो। तो ये BOH को आपस में ये करवाओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे BOH थ्राइस बन जाएगा। तो ये H3BO3 बन गया और बचा क्या बाकी NaOH। तो बोरेक्स ने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो H3BO3 और NaOH बचेगा। और ये बेटा देखो ये H3BO3 वीक एसिड है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जो है डोमिनेंट है, तो इसलिए ओवरऑल सोल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा। यहाँ से भी बेटा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब आप बोरेक्स की रिएक्शन वाटर से कराते हो तो जो ओवरऑल सोल्यूशन बनता है वो नेचर में कैसा होता है, तो वो बेसिक होता है। अब Na2B4O7 जब पानी में घुलता है तो बेसिक सोल्यूशन बनाता है, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया। अब जब आप NaOH H3BO3 में और ज़्यादा पानी डालोगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा NaBOH4, NaBOH4, ठीक है। तो ये 60, ये स्ट्रॉन्ग बेस और बीक एसिड का 60 बनेगा, ठीक है। Na2B4O7 जब पानी में घुलता है तो इसको एसिडिक बफर भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब आ गया बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट। तो बेटा जब आप अब आपने देखा जब आप चपाती को गर्म कर चपाती बनाते हो तो वो चपाती को तवे में रखते हो वो फूल जाती है। तो वैसे ही बोरेक्स को भी आप हीट देते हो ना तो ये फूल जाता है। और जब आप कंटिन्यू हीट देते हो फिर अचानक से आप उसको ठंडा कर लेते हो ना तो आपको एक कंचे की तरह, जैसे कंचा देखा होगा उसकी तरह ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं बोरेक्स बीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यहाँ पे आपने बोरेक्स को हीट दिया तो आपके पास क्या बना, Na2B4O7 और 10 वाटर, ये अलग अलग हो गया। तो इसको बोलते हैं एनहाइड्रस सोडियम टेट्राबोरेट, ये जो है। अब आपने इसको फिर से हीट किया, इसको फ्यूज़ किया, तो जब आपने अब आपने ना क्या किया कि ये Na2B4O7 को हीट दिया, ये फूल जाएगा, ठीक है, फूल जाएगा। फिर आप इसको सडनली फिर फूल के ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। फिर आप इसको ये बन जाएगा सोडियम मेटाबोरेट और B2O3 बोरिक ऑक्साइड, ठीक है, 2NaBO2 और प्लस B2O3। तो ये फिर आप इसको अचानक से ठंडा कर लोगे। जैसे ही आपको ठंडा करोगे तो ट्रांसपेरेंट सा ग्लासी वीड यानी कि कैंचे की तरह आपको ब्लोर की तरह आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको बोरेक्स ग्लास बोलते हैं। तो ठीक है, समझ आ गया। तो Na पॉजिटिव BO2 नेगेटिव जो है ड्यू टू मेटाबोरेट। अब इसमें जो NaBO2 में ड्यू टू मेटाबोरेट जो है इसमें कलर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि बोरेक्स बीड टेस्ट क्या है और ये यूज़ क्यों किया जाता है। तो बोरेक्स बीड टेस्ट जो है ये साल्ट के अंदर जो मेटल होती है उसका पता लगाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब आगे इसकी एग्जांपल है बेटा NCERT में यही एग्जांपल दी गई है कि जो कोवार्ट होता है ना, कोवार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू बोरेक्स बीड टेस्ट। ये जो अब देखो ये जो B2O3 है ना, ये B2O3 बना। अब इस B2O3 को आप कोबाल्ट ऑक्साइड से रिएक्ट करवाओगे तो कोबाल्ट BO2 ट्वाइस बनेगा जिसको कोबाल्ट मेटाबोरेट बोलते हैं और ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। और ठीक है ना, ये बोरेक्स ग्लास। अब यहाँ पे देखो ये बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे बता देती हूँ। कॉपर ऑक्साइड B2O3 से रिएक्ट कराते हैं तो कॉपर मेटाबोरेट बनता है। क्रोमियम ऑक्साइड को बोरिक ऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो क्रोमियम मेटाबोरेट बनता है। यहाँ पे निकल मेटाबोरेट बनता है और ये ग्रीन कलर के बनते हैं। कॉपर मेटाबोरेट जो ब्लू ग्रीन कलर का बनता है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ आपका P ब्लॉक का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। तो पार्ट 3 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रोन के कंपाउंड बोरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी है और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।